हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर, आपका पेपर सॉल्यूशन के इस पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। ये नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं हम। इसमें सॉल्यूशन हम 2018 के पेपर का इसके आगे देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पहले ही कर चुके थे। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जितने भी हम पढ़ेंगे इसमें वो सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप क्या करें, इनको कंटिन्यूटी में करते जाएं, एक पर्टिकुलर कॉपी बनाएं, उसमें लिखते जाएं। ये निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम टाइम पे फ़ायदा पहुंचाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखाओं की अधिकतम तरंगदैर्घ्य एवं न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करना है। बामर श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्घ्य और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको लिख लें क्वेश्चन को, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखाओं के अधिकतम तरंगदैर्घ्य एवं न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, बामर श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्घ्य और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बामर श्रेणी। तो देखो उत्तर में हम लिखें, आंसर जो हमारा है वो क्या है, बामर श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि बामर श्रेणी का सामान्य सूत्र या बामर श्रेणी होती क्या है। तो मैक्सिमम टू मिनिमम लाइन चाहिए बामर श्रेणी। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी, हाइड्रोजन के लिए बामर श्रेणी तो बामर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n²। ये होता है बामर श्रेणी। और बामर श्रेणी में इसमें आगे बात करें तो यहाँ n का मान जो शुरू होगा वो 3, 4, 5 डैश 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 अप टू अनंत। ये सूत्र हो गया, आपको ऐसे लिखना है, इसका फॉर्मूला हो गया, ये सूत्र हो गया हाइड्रोजन के लिए बामर श्रेणी का सूत्र 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n²। अब बामर श्रेणी की अधिकतम रेखा की अधिकतम तरंगदैर्घ्य, तो जब क्या लिखेंगे, जब n बराबर 3 हो तब बामर श्रेणी में या बामर श्रेणी में उत्पन्न रेखा की तरंगदैर्घ्य, बामर श्रेणी में उत्पन्न रेखा की तरंगदैर्घ्य, उत्पन्न रेखा की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। और वो होगी कितनी, ये कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/λ मैक्सिमम अधिकतम। n का मान 3 रखना है तो लिखेंगे r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3²। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू r। सॉल्व करके इसको लघुत्तम लिखें तो 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, आप चाहें तो इसका यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। r इसका लघुत्तम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 36, यहाँ पे बचेगा 9, 4। तो ये फाइनली सॉल्व होके क्या बना, तो ये बना 1/λ मैक्सिमम बराबर 1/λ अधिकतम बराबर 9 - 4 करेंगे बच्चों तो 5 आएगा बटे 36। तो हमने इसको सॉल्व करके लिखा क्या, 5r/36। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई जो लेमडा की, वो क्या आ गई 36/5r। ये पहला समीकरण।
ठीक है। फिर ये नोट कर लें, फिर जब n बराबर अनंत है तब न्यूनतम आएगी। जब क्या रखेंगे हम, n बराबर रखेंगे अनंत, तब रेखा बामर श्रेणी में उत्पन्न रेखा की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी। तब बामर श्रेणी में उत्पन्न रेखा की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी। ठीक है, इस कंडीशन में जो तरंगदैर्घ्य होगी वो कितनी होगी, न्यूनतम होगी। मतलब हम क्या कहेंगे, 1/λ मिनिमम बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/, अनंत का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखें बच्चों, अनंत का भाग लगाएंगे तो वो अनंत का स्क्वायर अनंत ही आएगा, उसका जब भाग लगाएंगे 1/, अनंत का मान कितना होता है, 0। लिख लें, जो बाय वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा आसानी रहेगी, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा पता है कि वह 1/, अनंत का मान होता है 0। और अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं 1/λ मिनिमम, इसका जो मान बनेगा वो बनेगा r और 1/4 माइनस 0। तो क्या आया फाइनल आंसर, यहाँ पे लैम्डा मिनिमम बराबर आ जाएगा r/4। तो लैम्डा मिनिमम का मान क्या आ जाएगा, 4/r। समझ पा रहे हैं बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब आपको चाहिए था मैक्सिमम से मिनिमम, तो ये नोट कर लें पहले, ठीक है, पॉज करें, उसको नोट कर लें। अब हम इसका अनुपात ज्ञात करते हैं। अनुपात मिनिमम से मैक्सिमम का अनुपात क्या आएगा उसको देख लेते हैं। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका भाग लगाना है। तो हम लिखेंगे लैम्डा मैक्सिमम अधिकतम अपॉन लैम्डा मिनिमम न्यूनतम बराबर मैक्सिमम क्या है 36/5r डिवाइडेड बाय 4/r। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 36/5r, ये आ जाएगा r/4। इसको आप सॉल्व करें तो ये r से ये r कट गया, 4 से ये 9 बार कट गया, तो ये लैम्डा मैक्सिमम अनुपात लैम्डा मिनिमम बराबर आएगा 9/5। ये आंसर आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों, 9/5 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आप आगे देखें, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, 9:5, 9/5 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और में, समझिए पहले उस क्वेश्चन को समझिए, और में जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है। ये क्या लिखा था आपने, ये आ जाएगा 36/5r और ये आएगा आपका r/4 ऊपर जाके। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को, ठीक है। अच्छा जी, तो देखिए ये वैल्यू पहली आ गई 36/5r, ये बाद में आ गई 4/r, ये 36/5r, ये ऊपर गया तो r/4, 4 से 9 बार कट जाएगा, 9/5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी रेडियो एक्टिव, ये अथवा में था क्वेश्चन, किसी रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श में आपको कहा गया है, रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श में सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे में प्रारंभिक मान की 6.25 हो जाती है। अब एक बात ध्यान रखें, प्रारंभिक मान की 6.25 हो जाती है, मतलब हम इसका उत्तर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 घंटे में प्रारंभिक मान की इतना हो जाती है। मतलब कहने का ये है प्रारंभिक मान की, तो n मतलब ताक्षणिक मान हो गया 6.25% हो जाती है। किसकी, प्रारंभिक मान की। प्रारंभिक मान हमने n0 माना सक्रिय नाभिकों की संख्या n0 है, इसका प्रारंभिक मान n0 है, तो 6 घंटे में इतना % हो गया।
तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो परसेंटेज को चेंज करें तो n इक्वल टू ये आ जाएगा 6.25 अपॉन 100, ये बचा n नॉट। यहाँ से अगर आप दशमलव हटाते हैं तो ये दशमलव हटाने पे यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 25 से कैंसिल कर दें, 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 बार कैंसिल होगा 625, ये 4 बार जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो ये 25 से कैंसिल हो गया ये 4 बार, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, n नॉट बाय 16। ठीक है, अब एक बात को ध्यान रखें, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका जो नया सिलेबस है 2021 का 2021 का जो सिलेबस है उसमें नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको उसमें नहीं करना है तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन हम फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन कुछ ऐसे आता है, फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है n अपॉन n नॉट बराबर 1/2 की पावर t बटे t हाफ, ये होता है। t हाफ को कहते हैं अर्धायु काल, t को कहते हैं वो समय। तो आपको क्या अर्धायु काल ज्ञात करना था, तो n की वैल्यू क्या है, n नॉट अपॉन, n की वैल्यू क्या है, n नॉट अपॉन 16, और ये n नॉट हो जाएगा बराबर 1/2, समय कितना है 6 घंटे है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t हाफ। इसको सॉल्व करें आप तो देखो ये n नॉट से n नॉट कट गया, 1/16, 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/2, और इसकी घात 4 ये आएगी। ठीक है, 1 की घात 4 तो 1 ही आएगा, 2 की घात 4 तो 16 आ जाएगा, बराबर 1/2 6/t हाफ। दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यह आ जाएगा 6/t हाफ बराबर आ जाएगा आपका कितना 4। t हाफ को इधर ले जाओ, 4 को बटे में ले आओ तो ये अर्धायु काल आएगा, वो आएगा t हाफ बराबर 6/4, भाग लगा दें तो 1.5 कितना आएगा 1.5 आवर। ये आपका फाइनल इसका आंसर हो गया। बट ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया 2021 के सिलेबस में नहीं इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आगे बात करें अगर हम तो अगला अच्छा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण उत्पन्न कीजिए 1 नंबर में, इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ये भी 1 नंबर में। ठीक है, टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा, आंसर की बात करते हैं इसके, उत्तर की बात करते हैं इसके कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आपसे पूछा है आइंस्टीन का समीकरण, पहले आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण उत्पन्न कीजिए। तो पहले तो हम लिखते हैं जो समीकरण है बच्चों, आइंस्टीन का जो समीकरण है वो क्या कहता है कि आइंस्टीन के अनुसार जब किसी धातु के पृष्ठ पर, क्या है ये, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार जब किसी धातु की सतह पर, अनुसार जब किसी, आइंस्टीन के अनुसार जब किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर, धातु की सतह पर E बराबर h न्यू, ऊर्जा का कोई फोटोन, E बराबर h न्यू, ऊर्जा का कोई फोटोन आपतित होता है, ऊर्जा का कोई फोटोन आपतित होता है, आपतित होता है। ठीक है, क्या बताया,
आइंस्टीन के अनुसार जब किसी धातु के पृष्ठ पर या धातु की सतह पर E बराबर hν ऊर्जा का कोई फोटोन आपतित होता है, तब फोटोन की ऊर्जा निम्न दो प्रकार से फोटोन की ऊर्जा की लिखना है यहाँ पे, फोटोन की ऊर्जा निम्न दो प्रकार से धातु के पृष्ठ द्वारा उपयोग की जाती है। धातु के पृष्ठ द्वारा उपयोग की जाती है। धातु के पृष्ठ द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें पहला, तो पहला सेक्शन ऐसे कहता है, फोटोन की ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने के लिए उपयोग किया जाता है। कराने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे कार्यफलन कहते हैं। जिसे कार्यफलन कहते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखें, फोटोन की ऊर्जा का शेष भाग इसको फाई नॉट लिख लेना ब्रैकेट में। फिर क्या कहेंगे, फोटोन की ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि जो फोटोन की ऊर्जा है, कुछ भाग कार्यफलन और कुछ गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयोग हो रहा है। फोटोन की ऊर्जा होती है hν बराबर फाई नॉट प्लस के मैक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको इधर पक्षांतर कर लें तो ये आपका के मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी क्या, hν माइनस फाई नॉट। एक तो ये फॉर्मूला आ गया। फिर यदि फोटोन का द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान m हो और वेग v हो, तो इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो, हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर, क्या आएगा, हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर बराबर hν माइनस फाई नॉट। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। क्या आया, हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर बराबर hν माइनस फाई नॉट। ठीक है। अब देखें इसके बाद आगे, ये आपका आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया। आगे बात करें कि इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसकी सहायता से हमको क्या करना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है। तो अगर हम इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करेंगे
तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, 1 नंबर में लिखना है चूंकि हमको ये, तो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में केवल इतना ही लिखेंगे कि देखो एक आपतित फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। एक आपतित फोटोन क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, अतः आपतित फोटोन की संख्या प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। व्याख्या क्या, इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्या लिखेंगे, आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा, आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा, आइंस्टीन समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। पहला पॉइंट क्या कहता है कि एक आपतित फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा धातु पर आपतित, क्योंकि हमने क्या बताया कि अगर एक फोटोन आपतित होगा तो उसकी ऊर्जा कुछ कार्यफलन के रूप में, कुछ गतिज ऊर्जा बढ़ाने के रूप में उपयोग की जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, धातु पर आपतित, धातु पर आपतित एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा एवं आपतित फोटोन की संख्या, आपतित फोटोनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। अतः अब फोटोन की संख्या, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जितने ज़्यादा फोटोन उत्सर्जित होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतनी ज़्यादा धारा प्राप्त होगी। अतः प्रकाश धारा समानुपाती प्रकाश की तीव्रता। अब हम शॉर्ट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 नंबर में ही है ये। दूसरा, यदि न्यू जो है, यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशन को 1 पॉइंट और बढ़ा दें तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। कार्यफलन को न्यू नोट कहते हैं, एच न्यू नोट, और न्यू नोट यहाँ पे दहली आवृत्ति कहलाती है। तो अगर हम देखें तो न्यू का मान जो है वो छोटा है किससे, न्यू नोट से, तब गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। अतः न्यू लेस देन न्यू नोट, अतः एक निश्चित, एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, जो दहली आवृत्ति कहलाती है, जो दहली आवृत्ति कहलाती है, जो दहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, यदि
न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, न्यू का मान क्या है, ज़्यादा है न्यू नॉट से, तब क्या होगा, अगर इसका मान ज़्यादा होगा, न्यू का मान ज़्यादा और इसका मान फिक्स हो गया, तब जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, आवृत्ति के समानुपाती होगी, प्रकाश की आवृत्ति। तो ये आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर दी। एक नंबर में पूछा था तो आपने काफ़ी लिख दिया उसके हिसाब से इसमें, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लिख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है, तार्किक द्वार किसे कहते हैं, लॉजिक गेट क्या है। और पूछा था कि दो डायोडों का उपयोग कर द्विनिवेशी एंड द्वार का परिपथ चित्र बनाइए। तो सबसे पहले तो लॉजिक गेट, तो देखो लॉजिक गेट की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, उत्तर 23 का ए वाला भाग कर रहे हैं उत्तर में, उत्तर ए 23वें नंबर का ए भाग दे रहे हैं। क्या है, तार्किक द्वार या लॉजिक गेट क्या है, तो हम क्या कहेंगे, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें एक, दो या दो से अधिक या दो से अधिक, एक, दो या दो से अधिक निवेशी संकेत, दो से अधिक निवेशी संकेत, ठीक है। क्या कहा, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें एक, दो या दो से अधिक निवेशी संकेत तथा केवल एक निर्गत संकेत होता है, केवल एक निर्गत संकेत होता है, निर्गत संकेत होता है एवं जो निवेशी से निर्गत के मध्य, एवं जो निवेशी संकेत से निर्गत संकेत में, निवेशी संकेत से निर्गत संकेत में परिवर्तन हेतु एक निश्चित संक्रिया का पालन करता है, एक निश्चित संक्रिया का पालन करता है, एक निश्चित संक्रिया का पालन करता है, उसे एक निश्चित संक्रिया का पालन करता है, उसे कौन सा, लॉजिक गेट या तार्किक द्वार कहते हैं, उसे लॉजिक गेट कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें एक, दो या दो से अधिक निवेशी संकेत तथा केवल एक निर्गत संकेत होता है, एवं जो निवेशी संकेत से निर्गत संकेत में परिवर्तन हेतु एक निश्चित संक्रिया का पालन करता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। जैसे आप देखेंगे अलग अलग गेट, और गेट, एंड गेट, और गेट की जो संक्रिया होगी वो y = a+b, एंड गेट की a.b, इस तरह से, ठीक है। फिर पूछा था आपसे, इसी का बी आंसर था, उसमें पूछा था डायोड द्वारा द्विनिवेशी एंड द्वार का परिपथ चित्र बनाइए, एंड द्वार का परिपथ चित्र बनाना था। तो देखिए इसका परिपथ चित्र, तो दो डायोडों का उपयोग कर द्विनिवेशी एंड द्वार का परिपथ चित्र, ठीक है।
यूजिंग 2 डायोड। इसमें देखो अब हिंदी में 2 डायोडों का उपयोग करना है, तो डायोड का उपयोग करते हुए परिपथ चित्र बनाना है। तो ध्यान दें, एक डायोड आपका ये हो गया, इस तरह से बना देंगे। एक डायोड हो गया आपका ये D1, फिर ये दूसरा डायोड हो गया आपके पास D2। ये 2 डायोड लगा दिए। आपसे कहा गया था 2 डायोडों का उपयोग करना है, इन दोनों डायोडों को कनेक्ट कर दिया आपस में। ठीक है, यहाँ पे आप निवेश ए करेंगे, ये बी करेंगे। यहाँ पे निवेशी संकेत, निवेशी संकेत दोनों हो गई है। अब आपको यहाँ पे क्या होगा, एक आउटपुट मिलेगा y। आउटपुट में अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक आपका प्रतिरोध, एक सेल और एक ये भूसंपर्कन होगा, इस तरह से जुड़ा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये पहला डायोड हो गया D1 और ये दूसरा डायोड हो गया D2, Pn और ये भी P और ये N। ये प्रतिरोध हो गया, ये प्लस माइनस, ये 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये भू संपर्कित हो गया 0 0। यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा y = a.b। तो ये निवेशी संकेत हो गया और ये निर्गत संकेत हो गया, निर्गत संकेत। तो ये आपका एंड द्वार के लिए हमने डायग्राम बना दिया। इस तरह से डायोड का उपयोग करते हुए आप बना सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 23। आगे बात करें इसके तो देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि आकाश तरंग संचरण द्वारा, कौन सा? आकाश तरंग संचरण द्वारा आपको एंटीना की ऊंचाई का फॉर्मूला बताना है। आकाश तरंग संचरण द्वारा एंटीना की ऊंचाई का आपको क्या बताना है? फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो आकाश तरंग संचरण द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी, आकाश तरंग संचरण द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी तथा एंटीना की ऊंचाई के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको, क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। पूछा है आकाश तरंग संचरण द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी तथा एंटीना की ऊंचाई के मध्य संबंध। तो हमने सबसे पहले ये पृथ्वी बना दी। ठीक है, इस पृथ्वी की सतह पर एक एंटीना लगा दिया h ऊंचाई का। इस तरह से ये एंटीना लगा है। अब हमने ऐसा माना कि जो एंटीना की ऊंचाई है वो हमने h मान ली। ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, तो ये त्रिज्या हो गई r, यहाँ ये एंटीना की ऊंचाई हो गई h। अब हमने ऐसा माना कि जो एंटीना है वो क्या करता है? d दूरी तक संकेतों को प्रसारित करता है। कितनी दूरी तक करता है? d दूरी तक, ये d दूरी तक। ऐसे इधर भी कहाँ करेगा? d दूरी तक प्रसारित करेगा, इस तरह से d दूरी तक। इस पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये केंद्र हो गया O, ये भी त्रिज्या हो गई R, ये प्रसारण दूरी हो गई, कितनी हो गई? ये हो गई D और ये भी हो गई D। ये समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे दी हमने A और ये वाला पॉइंट हो गया आपका कितना? B। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया P और ये वाला बिंदु हो गया आपके पास कितना? Q। ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें, तो हमने क्या कहा? उत्तर में आकाश तरंग संचरण द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी d हो गई तथा एंटीना की ऊंचाई के मध्य संबंध। तो माना एक एंटीना जिसकी ऊंचाई h पृथ्वी की सतह पर लगा है
ठीक है, क्या लिखेंगे, माना एक एंटीना, जिसकी ऊंचाई माना एक एंटीना जिसकी ऊंचाई h पृथ्वी की सतह पर लगा है, जो d दूरी तक, जो स्मॉल d दूरी तक संकेत प्रसारित करता है, स्मॉल d दूरी तक संकेत प्रसारित करता है तथा पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, तब पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, तब हमने एक समकोण त्रिभुज लिया OPA। क्या लिया, OPA। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज OPA में, क्या समझ रहे हैं? ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, तो आप इसको 2 बार में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा। अगर आप बढ़िया नंबर लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि अच्छे मार्क्स आएँ, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, बिना इसके काम चलेगा नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बढ़िया नाम मार्क्स लाने का। आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? तो देखो, ध्यान दें, समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कहती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, OA, तो हमने लिखा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया, OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर या PA का स्क्वायर, एक ही बात है। अब OA को आप क्या लिख सकते हो, तो देखो ये OA जो है ना, वो OB प्लस AB में डिवाइड हो रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? OA जो है वो OB प्लस AB में डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको लिखा OB प्लस BA इसका स्क्वायर बराबर, देखो OB और BA बराबर OP क्या है, R है, R का स्क्वायर प्लस AP क्या है, APD है, तो D का स्क्वायर। OB की वैल्यू रखें तो आप समझ पा रहे हैं, OB R है। BA की वैल्यू बताएं तो BA क्या है, H है, कितना है, H है, इसका होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर का सूत्र हमने सॉल्व किया, तो फॉर्मूला कहता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2RH बराबर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब एक बात का ध्यान दें, ये R स्क्वायर से ये वाला R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब आप सूत्र क्या बना पाए, सूत्र बना आपका D स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस 2RH। तो जो D की वैल्यू, आप इसमें कंडीशन लगा दी कि यदि जो एंटीना की ऊंचाई होती है H, उसका मान बहुत छोटा है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में, और व्यवहारिकता में यही होता है कि H का मान बहुत छोटा होगा R की तुलना में। तो यदि H लेस देन R हो तब और H का मान R से कम होगा, तब क्या कह सकते हैं, तब D स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2RH के। तो D का मान क्या आएगा, D का मान √2RH। ये प्रसारण दूरी में संबंध आ गया, ये भी आपको 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। D = √2RH।
बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है 25, क्वेश्चन नंबर 25 1 और 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की भी चर्चा करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए सिंपली आवर्धन क्षमता का मतलब होता है किसी भी सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोई वस्तु, छोटी वस्तु है, उसको बड़ा करके दिखाना आवर्धन क्षमता कहलाती है। किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना, ठीक है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो जैसे अगर हम इसके आंसर की बात करें, उत्तर की बात करें, तो देखिए क्या बनेगा, ए। हम कह रहे हैं आवर्धन क्षमता, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, सूक्ष्मदर्शी जो प्रतिबिंब बनाता है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा निर्मित प्रतिबिंब से नेत्र पर निर्मित कोण एवं बिना सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब को देखने पर नेत्र पर निर्मित कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण एवं सूक्ष्मदर्शी के बिना प्रतिबिंब द्वारा वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण। ठीक है, तो देखो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो देखो ये क्या होगी, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निर्मित प्रतिबिंब, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रतिबिंब द्वारा निर्मित, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निर्मित प्रतिबिंब द्वारा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निर्मित प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण एवं क्या बताया आपको, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निर्मित प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण एवं सूक्ष्मदर्शी के बिना की अनुपस्थिति में वस्तु द्वारा सूक्ष्मदर्शी की अनुपस्थिति में वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण, नेत्र पर निर्मित कोण के अनुपात को, निर्मित कोण के अनुपात को, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निर्मित प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण एवं सूक्ष्मदर्शी की अनुपस्थिति में वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता यहाँ पे इसको m से लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है tan बीटा, बीटा मतलब प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण,
अपॉन टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब वस्तु द्वारा निर्मित कोण, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप चाहो तो आगे इतना ही लिखना है, वैसे चाहो तो लिख सकते हो, यदि कोण छोटे हों, अल्प कोण के लिए, अल्प कोणों के लिए जो टेन थीटा है वो लगभग बराबर होता है थीटा के, अल्प कोणों के लिए टेन थीटा लगभग बराबर थीटा, तो ये टेन बीटा बीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब एन क्या बनेगा, बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। समझ पा रहे हैं, ये डेफिनेशन आपको इसमें लिखनी थी। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है कि एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो देखो उत्तल लेंस क्या होता है वो समझें हम। ये आपका एक लेंस हो गया जिसको हम उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है, ये उत्तल लेंस बना दिया हमने। उत्तल लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। आपसे क्या कहा गया है कि एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। एक बिंब है, ये उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। इसको हमने नाम दे दिया क्या बच्चों, ए बी। एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब गिवन लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, दिया है। और क्या दिया है आपको, एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी, u बराबर आप लिखोगे -20 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा समझना, आपने 10th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, दूरियां नापेंगे हम O से, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। तो आपतित किरण तो ऐसे चलेगी, दूरी हम विपरीत दिशा में नापेंगे, इस कारण से ये माइनस हो जाएगी। आपतित किरण ऐसे जा रही है, ये कौन सी किरण है, आपतित, आपतित, क्योंकि वो लेफ्ट से राइट होती है आपतित किरण, तो हम प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरी नापेंगे तो माइनस। फिर क्या कहा है, 20 सेंटीमीटर पर रखा है, यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब, तो आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब के लिए n का मान -3, माइनस वास्तविक के लिए लेंस में माइनस, आभासी के लिए प्लस, तो यह आ जाएगा आपका। सबसे पहले हम आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाते हैं, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, या क्या लिख सकते हैं, लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता, इसका सूत्र होता है m बराबर v/u। m का मान -3 है, v का मान आपके पास कितना है पता करना है आपको, u का मान कितना है, u का मान है -20, गुणा करेंगे तो v का मान आ जाएगा 20 या 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्या चाहिए थी, फोकस दूरी चाहिए। फोकस दूरी चाहिए तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या कहता है, लेंस सूत्र कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रखें, फोकस दूरी आपको कैलकुलेट करनी है, 1/v, v का मान कितना है 60 है, लिख देते हैं, माइनस 1/u, u का मान आपके पास कितना है, तो u का मान m इक्वल टू v/u, u का मान आपके पास कितना है, तो u का मान है हमारे पास -20। ठीक है, अब ये माइनस का आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/20। लघुत्तम ले लें इसका तो 60 आ जाएगा, एक बार गया, और ये आ जाएगा आपका कितनी बार, 3 बार। फिर से देखें इसको, लघुत्तम लिया हमने, इसका कितना आ गया 60 आ गया, तो ये 60 एकम 60 प्लस 20 40, 20 दिया 60, 3 आ गया। तो आपने देखा कि 1/f हम क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो यह आ जाएगा 4/60। f का मान कितना आ गया 60/4। ठीक है, तो यह जाएगा 15 सेंटीमीटर प्लस में,
ये इसकी फोकस दूरी आ गई। ऐसे आपको सॉल्व करना था। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या कहा गया है कि द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है, द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए तथा इससे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का व्यंजक भी ज्ञात कीजिए। 1, 1.5, आधा। 1 नंबर का आंसर लिखते हैं। पहले द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, द्रव्यमान क्षति, सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। द्रव्यमान क्षति की परिभाषा क्या होगी, तो देखिए इसकी परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, द्रव्यमान क्षति, उत्तर में क्या लिखेंगे सबसे पहले परिभाषा में, द्रव्यमान क्षति। देखिए, द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है कि देखो, जो नाभिक है वो प्रोटॉन और एवं न्यूट्रॉनों के योग द्वारा निर्मित होता है। तो हम क्या कहेंगे, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों द्वारा निर्मित नाभिक का प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के योग द्वारा निर्मित नाभिक का द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहेंगे, किसी नाभिक में उपस्थित, ऐसे लिखें, किसी नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों, उपस्थित सभी प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों, सभी प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों, सभी प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के योग द्वारा निर्मित सभी प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के योग द्वारा निर्मित नाभिक का कुल द्रव्यमान, नाभिक का कुल द्रव्यमान, ठीक है। किसी नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के योग द्वारा निर्मित नाभिक का कुल द्रव्यमान एवं नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को, वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को, वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। क्या बताया, किसी नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के योग द्वारा निर्मित नाभिक का द्रव्यमान एवं नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। मतलब आप सिंपली इसकी वैल्यू लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति मतलब एम कैलकुलेटिव माइनस एम एक्चुअल, वास्तविक द्रव्यमान और गणना द्वारा प्राप्त, मतलब गणना द्वारा प्राप्त द्रव्यमान, ऐसे भी कह सकते हैं परिभाषा को, गणना द्वारा प्राप्त द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, फिर कहा था द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। किस किस में? द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा में, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का व्यंजक भी लिखिए। तो अब हम आगे बात करते हैं इसके, इतना नोट कर लेना। ये पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया ये। अब आपसे कह रहे हैं द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध। तो देखो, द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा में अगर हम संबंध की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या संबंध लिखेंगे, ठीक है। द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा में हमको संबंध ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना किसी तत्व के नाभिक में, दूसरा कर रहे हैं, माना
किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन क्रमशः प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः जेड एवं ए माइनस जेड है ए माइनस जेड है। देखो जैसे आप कोई भी तत्व है तो हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं जेड एक्स है, तो प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, क्रमांक के बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या जेड और न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो ए माइनस जेड की संख्या क्रमशः जेड एवं ए माइनस जेड है। ठीक है, तब एवं इनके द्रव्यमान क्रमशः एम पी एवं एम एन है। एम पी का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान और एम एन का मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तथा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान तथा तत्व के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल एम है। तब द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला हमने ऐसे पढ़ा था कि डेल्टा एम बराबर एम कैलकुलेटिव माइनस एम एक्चुअल वास्तविक। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं डेल्टा एम बराबर, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जेड एम पी। ये तो प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, तो न्यूक्लियॉन्स का कुल द्रव्यमान, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन का कितना हो गया जेड एम पी प्लस न्यूट्रॉन का कितना हो गया ए माइनस जेड एम एन। ये प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के योग द्वारा निर्मित नाभिक का कुल द्रव्यमान हो गया माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान एम हो गया। इसके अंतर को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना था, आपको कैलकुलेट करना था एम ए का मान ए लिखा है, एक्चुअल एम है। बंधन ऊर्जा में संबंध, द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध, तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ठीक है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा इसकी बात करें तो हम लिख सकते हैं आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण से आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या कहता है, डेल्टा ई बी बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा एम यहाँ पे क्या है, मास डिफेक्ट है। समीकरण एक, तो हमने कहा डेल्टा एम का मान समीकरण एक से रखने पर, तो डेल्टा एम का मान जैसे हम समीकरण एक से रखेंगे तो ये क्या बनेगा, डेल्टा ई बी बराबर डेल्टा एम क्या है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक है, इंटू माइनस का कैपिटल एम और गुणा
c²। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, द्रव्यमान, सॉरी किसका बना ये फॉर्मूला आपका, किसका बन गया, नाभिकीय की बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति में संबंध। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी ज्ञात करनी है, तो आगे इसके देखते हैं, इतना आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या लिखेंगे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो वो क्या आएगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अगर आप प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की चर्चा करते हैं तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा डेल्टा EBN। मतलब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या कहलाती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान संख्या के अनुपात को, किसे, नाभिकीय बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा कितनी है, डेल्टा EB, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, A। बस यही फॉर्मूला बन गया इसका। EB हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, A लिख सकते हैं, ये आधे नंबर में पूछा था आपसे, तो ये कंप्लीट हो गया। बात समझ पा रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ये आपको सॉल्व करना है बस। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसलिए क्वेश्चन को अभी समझ लीजिए। क्या है क्वेश्चन, PN संधि के उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए। उत्क्रम अभिनति की अवस्था में PN संधि के लिए उत्क्रम भंजन की घटना को निम्नलिखित क्रिया विधियों द्वारा समझाइए। ये पूछा गया था आपसे, एक एवलांसी भंजन पूछा गया था और एक जेनर भंजन के बारे में पूछा गया था। तो PN संधि के उत्क्रम अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था, उत्क्रम मतलब पश्च वाइस में आपको क्या करना है, किसमें, पश्च वाइस में बनाना है। मैं बता रहा हूँ, ये आप क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, कि PN संधि के उत्क्रम अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए। ठीक है, तो प्रायोगिक व्यवस्था का पश्च वाइस में परिपथ चित्र। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे उत्तर, PN संधि के पश्च वाइस अवस्था में, PN संधि की पश्च वाइस अवस्था में, पश्च वाइस अवस्था में प्रायोगिक व्यवस्था चित्र प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाना है। तो सिंपल समझते जाइए। एक हमने ये PN संधि डायोड ले लिया, ठीक है, ये PN संधि डायोड में P क्षेत्र हो गया और ये N क्षेत्र हो गया। अब पश्च वाइस में बनाना है, तो आपको पश्च वाइस में समझना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर आपको एक क्या करना है, माइक्रोमीटर जोड़ देना है पश्च वाइस में। तो ये हमने एक यहाँ पे माइक्रोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप आगे ध्यान दीजिए। अगर आपको मान बदलना है तो हमको एक यहाँ पे धारा नियंत्रक जोड़ना पड़ेगा ताकि हम मान परिवर्तित कर सकें। ये धारा नियंत्रक जुड़ गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या है, P क्षेत्र को नेगेटिव से पश्च वाइस में जोड़ोगे तो P नेगेटिव हो जाएगा और N पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे समझ पा रहे हैं? इसको आप आगे बढ़ा दें, सॉरी, इसको जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये कुछ ऐसे बन जाएगा आपका डायग्राम। इसको यहाँ मिला दिया, ज्वाइन करवा दिया, इसको भी यहाँ ज्वाइन करवा दिया। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये बैटरी हो गई, P लिख दें बैटरी को। इसको इस पर जोड़ दिया, ये धारा नियंत्रक हो गया RH। ये प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र हो गया। बस एक कमी रह गई, इसमें वोल्ट मीटर जोड़ना है। ये आपने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया, समांतर में माइनस प्लस। अब ये माइनस है तो ये प्लस माइनस ऐसे कुछ जुड़ जाएगा श्रेणी में। ये आपका प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र हो गया। नाम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं डायोड, ये हो गया माइक्रो एमीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर। बैटरी ये धारा नियंत्रक। ये प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र हो गया, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपको, 1 नंबर का। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे फिर क्या पूछा था कि प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाइए। फिर पूछा था उत्क्रम अभिनति की अवस्था में पीएन संधि के उत्क्रम भंजन की घटना को एवलांसी भंजन और जेनर भंजन द्वारा समझाइए। ठीक है, तो ये कितने में पूछा गया था आपसे? ये 2 नंबर में। ठीक है, इसका मतलब 1-1 नंबर की डेफिनेशन है इनकी। तो हम सबसे पहले एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एवलांसी भंजन की। एवलांसी भंजन, एवलांसी भंजन। देखिए एवलांसी भंजन क्या होता है? तो पीएन संधि डायोड की पश्चवाइस की अवस्था में, कैसी अवस्था में? पश्चवाइस की अवस्था में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पीएन संधि के पश्चवाइस की अवस्था में, पीएन संधि की, पीएन संधि की पश्चवाइस की अवस्था में, पश्चवाइस की अवस्था में, पश्चवाइस की अवस्था में, पश्चवाइस की अवस्था में आरोपित की गई पश्च वोल्टता का वह मान, आरोपित की गई पश्च वोल्टता का वह मान, पश्च वोल्टता का वह मान, आरोपित की गई पश्च वोल्टता का वह मान जब संधि पर विद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाए, वह मान जब संधि पर विद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाए, इतना प्रबल हो जाए कि, ठीक है, पीएन संधि की पश्चवाइस की अवस्था में आरोपित की गई पश्च वोल्टता का वह मान जब संधि पर विद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाए, जब संधि पर विद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाए कि उससे अल्पसंख्यक आवेश वाहक, उससे अल्पसंख्यक आवेश वाहक या अल्पांश आवेश वाहक गतिज ऊर्जा प्राप्त करके, गतिज ऊर्जा प्राप्त करके सहसंयोजी बंधों से टकराएं, प्राप्त करके सहसंयोजी बंधों से टकराएं, सहसंयोजी बंधों से टकराएं एवं उन्हें तोड़ दें, तब आवेश वाहकों की मात्रा में वृद्धि के कारण, तब आवेश वाहकों की मात्रा में तब आवेश वाहकों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तब आवेश वाहकों की मात्रा में वृद्धि के कारण संधि पर धारा का मान, वृद्धि के कारण संधि पर धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है, संधि पर धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है,
इसे एबलांसी भंजन कहते हैं, इसे एबलांसी भंजन कहते हैं, एबलांसी भंजन कहते हैं। ठीक है, तो अगर सहसंयोजी बंध कैसे टूटे, अल्पांश आवेश वाहक गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लें या अल्पसंख्यक आवेश वाहक गतिज ऊर्जा प्राप्त करके जब उनसे टकराएं और वो टूट जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एबलांसी भंजन। इसी में एक टर्म आता है जेनर भंजन। क्या, जेनर भंजन। तो इसी में मैं थोड़ा सा डेफिनेशन में करेक्शन करूंगा। आप जेनर भंजन, ये एबलांसी भंजन की लिख लें, अब मैं जेनर भंजन की बता रहा हूं। क्या, जेनर भंजन, जेनर भंजन ये क्या होता है, देखें, पीएन संधि की पश्चवाइस की अवस्था में आरोपित की गई पश्च वोल्टता का वह मान जब संधि पर विद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाए कि वह सहसंयोजी बंधों को तोड़ दे, इतना प्रबल हो जाए कि हो जाए, इसके बाद आपको ये नहीं लिखना है, इतना प्रबल हो जाए, ये भी नहीं लिखना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को, ये भी नहीं लिखना है। ठीक है, बस इतना लिखना है कि जब संधि पर विद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाए कि वह हो जाए कि वह सहसंयोजी बंधों को तोड़ दे, कि वह क्या, कि वह सहसंयोजी बंधों को सहसंयोजी बंधों को तोड़ दे, तब आवेश वाहकों की मात्रा में तोड़ दे, सहसंयोजी बंधों को तोड़ दे, तब आवेश वाहकों की मात्रा में वृद्धि के कारण संधि पर धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है। इसे जेनर भंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे जेनर भंजन कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। तो ये एबलांसी भंजन और जेनर भंजन की क्रियाएं हो गई। नेक्स्ट, इसी में और वाला जो क्वेश्चन था, एनपीएन ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास में, एनपीएन लेना है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए परिपथ चित्र बनाइए। और तो परिपथ चित्र बना के बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया बट आपको करना पड़ेगा इतना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो ट्रांजिस्टर है कौन सा है, एनपीएन। तो सबसे पहले हमने ट्रांजिस्टर बनाया, कौन सा बनाना है, उभयनिष्ठ, कौन सा बनाना है, उभयनिष्ठ कॉमन बेस, सॉरी उभयनिष्ठ आधार वाला बनाना है। कोई बात नहीं, उभयनिष्ठ आधार बना देंगे। ये उभयनिष्ठ आधार के लिए हो गया ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर एक हमने क्या जोड़ दिया, आधार है तो ये उत्सर्जक होगा। ट्रांजिस्टर आपका कौन सा है, एनपीएन है, एनपीएन है तो इसकी दिशा बनानी होगी, ये इधर होगी एनपीएन, उत्सर्जक आधार संग्राहक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक परिवर्तीय प्रतिरोध जोड़ दिया। ठीक है, एन है तो एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे तभी अग्रवाही जुड़ता है, ये तो ये पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को, फिर से थोड़ा सा समझें इसको। यहाँ पर आपने एक धारा नियंत्रक जोड़ा, सॉरी किसे जोड़ा, धारा नियंत्रक को जोड़ दिया। एन है तो एन को किससे जोड़ा, नेगेटिव से, और पी को किससे जोड़ा, पॉजिटिव से। ये जुड़ गया नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर हमने एक धारा नियंत्रक से इसको कनेक्ट कर दिया और ये आप आगे तक कनेक्ट करेंगे इसको तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्सर्जक है तो VEE, और ये आपका क्या है, धारा ऐसे आएगी, धारा की दिशा IE। इसको क्या कहेंगे, ये मिली एम्पियर कोटि का होगा। यहाँ पर एक हमने वोल्ट मीटर जोड़ना है। अब ये वोल्ट मीटर आपने किस किस किसरों पर जोड़ा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिरे कौन से हैं,
तो VEB क्या हो जाएगा, VEB। आगे देखें, VEB के बाद नेक्स्ट ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। ये इनपुट सर्किट बन गया तुम्हारा। आउटपुट वाला बनाना है तो देखिए आउटपुट सर्किट में हमने यहाँ पे भी एक मिली एमीटर जोड़ दिया, ठीक है। ये आपका धारा नियंत्रक जोड़ दिया। अब ये पश्च वाइस में तो N किससे जुड़ेगा, N जुड़ेगा पॉजिटिव से, और ये किससे जुड़ जाएगा, नेगेटिव से। ये आपका डायग्राम हो गया, परिपथ चित्र हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को, पॉजिटिव नेगेटिव VCC, और हमने इसको इधर कनेक्ट कर दिया। ये R1 से क्या बन गया, R2, इसको हमने नाम दे दिया R1। आगे देखें इसके, तो एक वोल्ट मीटर यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, और ये वोल्ट मीटर आपको किस रो में जोड़ा, समांतर में, प्लस माइनस, ये जोड़ा VCB, ठीक है। उसके बाद ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब देखें ये धारा इधर जा रही तो इधर से आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका मिली एमीटर। धारा की दिशा बना दी हमने इसमें, ये क्या हो गया, IC, ठीक है। ये R2 हो गया। इधर धारा IE, तो इसमें से बाहर निकल रही है, इसमें से प्रवेश कर रही है, तो इसमें से भी प्रवेश करेगी, और इसको ध्यान रखना जोड़ना है। और ये क्या हो गया आपका IB। तो ये हमारा कंप्लीट परिपथ चित्र हो गया। आप समझ पा रहे हैं, आपको इतना डायग्राम बनाना था उभयनिष्ठ आधार में। अब उभयनिष्ठ आधार में जो धारा लाभ होता है, कह रहे हैं आपसे कि एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन करंट एम्प्लीफिकेशन ऑन फैक्टर्स फॉर ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर, ठीक है। तो ये चित्र बनाना समझ में आ गया। अब आगे देखें थोड़ा सा, जो इसका पार्ट है इसी में पूछा है चित्र, किसी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ, उभयनिष्ठ आधार में धारा लाभ और उभयनिष्ठ उत्सर्जक में धारा लाभ। तो इसको लिख लेते हैं। देखिए उभयनिष्ठ आधार में धारा लाभ, उभयनिष्ठ आधार में धारा लाभ। तो उभयनिष्ठ आधार में धारा लाभ की बात करें कि कितना होगा, तो धारा लाभ कहते हैं उभयनिष्ठ आधार में अल्फा, और ये आता है आपका कितना, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, ठीक है। फिर हम लिखें उभयनिष्ठ उत्सर्जक में धारा लाभ, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में धारा लाभ। ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार में या उभयनिष्ठ उत्सर्जक में धारा लाभ, तो ये बीटा लिखते हैं, और ये आता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, माना एक ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक आधार एवं संग्राहक धारा, जिसमें उत्सर्जक आधार एवं संग्राहक धारा क्रमशः उत्सर्जक आधार एवं संग्राहक धारा क्रमशः कितनी है, IE IB एवं IC है, तब ट्रांजिस्टर, तब किरचॉफ के नियम से लिखा था हमने, तब किरचॉफ के नियम से हमने ऐसा पढ़ा है, डेल्टा IE बराबर डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC। ये पढ़ा है। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, भी चित्र बनाया था। फिर देखो दोनों पक्षों में डेल्टा IC से भाग देने पर, दोनों पक्षों में डेल्टा IC से
भाग देने पर, से भाग देने पर भाग करें डेल्टा आई सी से, तो ये क्या आएगा, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी बराबर डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई सी। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, तीसरे बटे में पहुंचा दिया इसको, बराबर में इसको अलग अलग लिखेंगे तो डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी। अब ये डेल्टा आई सी से आपका डेल्टा आई सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, 1 अपॉन डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई बराबर 1 अपॉन डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी प्लस 1। ठीक है, फाइनली हमने क्या लिखा, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे अगर आप, तो 1 अपॉन डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई को क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 1 अपॉन डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी को क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस 1। ये संबंध आ गया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस बीटा। कहने का मतलब है अल्फ़ा जो बन गया इसका रेसिप्रोकल बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। इसी बात को आप अल्फ़ा में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा में संबंध है, 2 नंबर में आया था, तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, आप अच्छे से देखें इसको, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।